रहीम। अगला हमारा टॉपिक आ गया जी प्रोटीन लिंक्ड सेकंड मैसेंजर्स। देखिए, हमने जो बात रोक दी थी ना, हमने ये कहा था कि फॉर एग्जांपल इस तरह करके अगर आप लोगों का जो न्यूरो ट्रांसमीटर आता है तो वो दरवाजे के ऊपर ही रुक जाता होता है, वो डायरेक्ट अंदर नहीं जाता होता। तो वो जो अंदर मैसेज लेके जा रहा होता है वो आप लोगों के सेकंड मैसेंजर्स जो हैं वो अंदर मैसेज लेके जा रहे होते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जरा इस चीज को समझना पड़ेगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल सेकंड मैसेंजर्स भी आगे मैसेज लेके आ रहे हैं तो कोई बंदा तो होगा ना जो कि सेकंड मैसेंजर्स को भी मैसेज देगा, कोई तो होगा जो कि इनको भी एक्टिवेट कर देगा कि जनाब चलो जाओ, तुम जो है वो अंदर सेल के अंदर मैसेज लेके जाओ। ठीक है, तो अब हमने उस चीज को समझना है। तो वो जो इन सेकंड मैसेंजर्स को एक्टिवेट कर रहे होते हैं वो आप लोगों के पास स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स होती हैं, तो उनको हम कहते होते हैं जी प्रोटीन्स। वो प्रोटीन्स जो कि क्या कर रही हैं, जो कि आप लोगों के सेकंड मैसेंजर्स को एक्टिवेट कर रही हैं और वो आगे आप लोगों के सेल के अंदर मैसेज भेज रहे हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं, जी प्रोटीन्स कह रहे हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल आप लोगों का ऊपर से जो है वो कोई न्यूरो ट्रांसमीटर आया, ठीक है, तो वो तो इधर सेल की सरफेस के ऊपर आके लग जाएगा, जबकि आप लोगों के जो सेकंड मैसेंजर्स होंगे, फॉर एग्जांपल सेकंड मैसेंजर जो है वो इधर पड़ा हुआ होगा, तो अब इधर से लेके इधर तक मैसेज तो किसी ने पहुंचाना है, मैसेज उड़ के तो नहीं आ जाएगा। तो वो जो मैसेज पहुंचा रही होती है वो आप लोगों के पास स्पेसिफिक टाइप ऑफ ये वाली प्रोटीन्स होती हैं, तो इन प्रोटीन्स को हम क्या कह रहे होते हैं, इनको हम जी प्रोटीन्स कह रहे होते हैं। तो जी प्रोटीन्स क्या है, ये आप लोगों के जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं। ये बेसिकली आप लोगों के प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं, कुछ भी नहीं है। ये क्या है, ये आप लोगों की प्रोटीन से बने हुए रिसेप्टर्स हैं, ये आप देख सकते हैं इस तरह करके। ठीक है, तो ये आप लोगों के प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं जो कि मेनली जो ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड्स होती है ना, जो कि हम एफएससी से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें आप लोगों का जीडीपी होता है, इसमें जीटीपी होता है, तो वो उनके साथ लिंक्ड होती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हम इनको जी प्रोटीन्स कहते होते हैं। तो आज आपका कंसेप्ट बनना चाहिए कि व्हाट आर जी प्रोटीन्स, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। तो ये आप लोगों के वो रिसेप्टर्स हैं जो कि क्या है, जो कि प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, जो कि अटैच होती हैं आप लोगों की ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड के साथ, लाइक जीटीपी के साथ या जीडीपी के साथ। ठीक है, तो इनको हम जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर कह रहे होते हैं। अब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल ऊपर से आप लोगों का कोई भी जो लाइगेंड है वो आया, तो वो आके सबसे पहले किसको एक्टिवेट करेगा, वो आप लोगों के इन जी प्रोटीन जो हैं वो इसको आके स्टिमुलेट करता होता है, वो इनके साथ बाइंड करता होता है। अब ये वाली जो जी प्रोटीन है ना, ये आगे एक्टिवेट करेंगी सेकंड मैसेंजर को कि जाओ जनाब तुम क्या करो, तुम जो मैसेज है वो आगे सेल के अंदर पहुंचा के आओ। अब ये जो सेकंड मैसेंजर को स्टिमुलेट कर रही होती हैं, इसमें आप लोगों के दो तरह के सेकंड मैसेंजर, ये जो सेकंड मैसेंजर हमारे काम के ना फिलहाल वो दो हैं। दो कौन कौन से, एक तो आ गया साइक्लिक एएमपी और दूसरा आ गया आईपी3, ये दो हमारे काम के हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कोई भी ऊपर से मैसेज आया तो आप लोगों की ये वाली जो जी प्रोटीन्स हैं, दो इसके पास दो सेकंड मैसेंजर्स हैं, एक साइक्लिक एएमपी है, एक दूसरा इनोजिटेल ट्राइफॉस्फेट है। ये इसको स्टिमुलेट कर देती हैं और ये जो है वो आगे आप लोगों के सेल के अंदर मैसेज लेके जाता होता है। चलिए हमें समझ लगी। अब सर आप ये समझाएं कि ये वाली जो जी प्रोटीन्स हैं ये साइक्लिक एएमपी और इनोजिटोल ट्राइफॉस्फेट को कहां से बना रही होती हैं। तो बेसिकली आप लोगों के पास होता है जनाब एटीपी, अडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, इसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है, उसको हम कहते होते हैं अडीनालाइल साइक्लेज। तो ये जनाब अडीनालाइल साइक्लेज जो है, इसने क्या किया, इसने एक्ट किया एटीपी के ऊपर और इससे क्या बना दिया, इसे आप लोगों की साइक्लिक एएमपी बना दी। देन क्या हुआ कि हमारे पास एक दूसरा एंजाइम होता है, उसको हम कहते हैं कि सबसे पहले आप लोगों के पास होगा दूसरा फास्फाटिडाइल इनोजिटोल डाइफॉस्फेट। तो ये वाला जो आप लोगों का फास्फाटिडाइल इनोजिटोल डाइफॉस्फेट होगा, इसको हम पीआईपी2 भी कहते होते हैं, पीआईपी2 कह दिया। तो इसके ऊपर आप लोगों का एंजाइम एक्ट करेगा फोस्फोलाइपेज सी। तो ये आ गया फोस्फो लाइपेज सी, तो इसके ऊपर फॉस्फोलाइपेज सी एक्ट करेगा और इससे क्या बन जाएगा, इसे आप लोगों का जो इनोजिटोल ट्राइफॉस्फेट है ये बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को क्या कहा कि हमारे पास ऊपर से अगर कोई भी मैसेज आता है तो वो सबसे पहले आके जी प्रोटीन्स को स्टिमुलेट करेगा। ये वाली जो जी प्रोटीन्स हैं ये आगे सेकंड मैसेंजर को स्टिमुलेट करेंगी। इसके पास दो तरह के सेकंड मैसेंजर्स होते हैं, एक इसके पास साइक्लिक एएमपी होता है, दूसरा इसके पास इनोजिटोल ट्राइफॉस्फेट होता है। अब क्या कर सकता है कि ये साइक्लिक एएमपी वाले को भी स्टिमुलेट कर सकता है या इनोजिटोल ट्राइफॉस्फेट वाले को भी। अगर फॉर एग्जांपल ये साइक्लिक एएमपी वाले जो पाथवे है उसको एक्टिवेट करना चाहता है तो ये बेसिकली स्टिमुलेट करेगा अडिनालाइल साइक्लेज को। तो ये देन ये वाला जो अडिनालाइल साइक्लेज है वो क्या करेगा, वो एटीपी को ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट कर देगा साइक्लिक एएमपी के अंदर। ठीक है, और देन ये वाला जो साइक्लिक एएमपी है वो आगे मैसेज लेके चला जाता होता है। ठीक है, देन हमारे पास दूसरी बात करते हैं। अब दूसरा जो आ जाता है वो हमारे पास है इनोजिटोल ट्राइफॉस्फेट। ये कैसे बनेगा, इसी में आप लोगों का यही जो जी प्रोटीन्स हैं वो स्टिमुलेट करेंगे फास्फोलाइपेज सी को। तो फास्फोलाइपेज सी क्या करेगा, जो पीआईपी2 है जिसको हम कहते होते हैं फॉस्फोइनोजिटोल डाइफॉस्फेट, ठीक है, वो इसको कन्वर्ट कर देता होता है किसके अंदर, इनोजिटोल ट्राइफॉस्फेट के अंदर। ठीक है, तो ये क्या बना देगा, ये आप लोगों का इनोजिटोल ट्राइफॉस्फेट जो है
वो बना देता होता है, देन ये जो है वो आगे मैसेज ले जाता होता है। इट मींस हमने ये भी देख लिया कि हमारे पास कितने तरह के सेकंड मैसेंजर्स थे। फिलहाल हमने जो पढ़ने हैं वो हमारे पास दो तरह के सेकंड मैसेंजर्स हैं, एक साइक्लिक ईएमपी है, दूसरा इनोजिटोल ट्राइफॉस्फेट है। इनका आगे हमने ये भी देख लिया कि ये बन कैसे रहे थे। चलें जी, इस चीज की हमें समझ लगी। अब देखिए यहाँ तक बात जो है वो खत्म नहीं होती, यहाँ पर खत्म हो जाती तो वो अच्छा था। अब हमारे पास ये वाली जो जी प्रोटीन है ना, इनकी भी आगे सब टाइप्स होती हैं। कोई हमारे पास जी प्रोटीन होगी जीएस, कोई हमारे पास जी प्रोटीन होगी जी आई, कोई हमारे पास जी प्रोटीन होगी जी क्यू। ठीक है, तो इट मींस के हमारे पास ये वाली जो जी प्रोटीन हैं इनकी तीन सब टाइप्स आ गई, एक जीएस आ गई, जी आई आ गई, उसके बाद जी क्यू आ गई। अब ये जब भी फॉर एग्जांपल लाइगेंड जो है ऊपर से आके लगेगा जीएस प्रोटीन के साथ, तो उस केस में आप लोगों की ये वाली जो जीएस प्रोटीन है ये मैसेज देती होती है एडिनालाइल साइक्लेज को, और एडिनालाइल साइक्लेज एक्टिवेट हो जाता है। जब भी ये एक्टिवेट होता है तो ये क्या करेगा, ये ज्यादा से ज्यादा एटीपी को कन्वर्ट कर देगा साइक्लिक ईएमपी के अंदर, और जिसकी वजह से आप लोगों का जो साइक्लिक ईएमपी का लेवल है वो बढ़ जाता होता है। तो इस तरह करके काम हो रहा है। दोबारा से इस पॉइंट को रिपीट करना चाहूंगा, ऊपर से कोई भी लाइगेंड आएगा वो आके बाइंड करेगा जीएस प्रोटीन के साथ। जीएस प्रोटीन जब भी स्टिमुलेट होगी, ठीक है, तो ये एडिनालाइल साइक्लेज को स्टिमुलेट कर देती होती है। इसी वजह से इसके साथ वर्ड जो है वो एस यूज होता है, मींस कि ये एडिनालाइल साइक्लेज को स्टिमुलेट कर रही होती है। तो जब ये एडिनालाइल साइक्लेज स्टिमुलेट होता है तो वो अपना काम करना स्टार्ट कर देगा, मींस कि वो एटीपी को ज्यादा से ज्यादा साइक्लिक ईएमपी के अंदर कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये काम हो रहा था। इट मींस कि अगर मैं इन शॉर्ट फॉर्म लिख दूं तो जब भी जीएस स्टिमुलेट होती है तो वो इंक्रीज करवा देती होती है साइक्लिक एएमपी का लेवल। चले चले जी, इस चीज का हमें सिंपल सा समझ लगी। देन आगे बात करते हैं। अब क्या हुआ कि हमारा लाइगेंड आया, और वो जो लाइगेंड है वो जीएस प्रोटीन के साथ नहीं लगा, वो जाके लग गया है जी आई प्रोटीन के साथ। इसको हम कहते होते हैं जी इनहिबिटरी प्रोटीन। तो इसके नेम से ही जाहिर है, तो ये क्या करेगी, ये भी एक्ट वही एडिनालाइल साइक्लेज पे एक्ट करती होती है, लेकिन ये इसको इनहिबिट कर देगी। जब ये इसको इनहिबिट कर देगी, इट मींस कि अब ये एटीपी को कन्वर्ट नहीं करेगा साइक्लिक ईएमपी के अंदर। इट मींस के जो सेल है उसके अंदर जो साइक्लिक ईएमपी का लेवल है वो डिक्रीज हो जाता होता है। इट मींस कि अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो जब आप लोगों की जी आई प्रोटीन स्टिमुलेट होती है, दैट वुड लीड टू डिक्रीज्ड साइक्लिक एएमपी। तो ये हमारा सिंपल सा कंसेप्ट बन गया। देन मजीद बात करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो लाइगेंड आया है वो ना जीएस के साथ जाके लगा है ना जीआई के साथ लगा है। उसने जनाब मैसेज दिया है जी क्यू को, तो जब भी जी क्यू स्टिमुलेट होगी तो ये जनाब आगे मैसेज दे देती है फॉस्फोलाइपेज सी को। तो फॉस्फोलाइपेज सी क्या करेगा, तो आप लोगों का जो पीआईपी2 होता है जिसको हम फॉस्फेटिडाइल इनोजिटोल बाइफॉस्फेट कहते होते हैं, वो इसको कन्वर्ट करना कर देगा आईपी3 के अंदर। इट मींस कि इसके अंदर आप लोगों का जो आईपी3 है वो इंक्रीज हो जाएगा। इट मींस कि अगर हम सिंपल वर्ड्स के अंदर बात करें तो जब भी जी क्यू स्टिमुलेट होता है, दैट विल लीड टू इंक्रीज्ड इनोजिटोल ट्राइफॉस्फेट। तो आप लोगों का आईपी3 जो है वो बन जाता होता है। अब फॉर एग्जांपल आपको सारी कहानी का नाम भी पता हो तो आपने इसमें सिंपल बात याद रखनी है, जब भी जीएस स्टिमुलेट होगी तो वो साइक्लिक एमपी को इंक्रीज करवा देगी। इसके नेम में यस है तो आपको ये बताना चाहिए कि ये जब भी जीएस स्टिमुलेट होगी वो साइक्लिक एमपी को इंक्रीज करवा देगी। जब भी आप लोगों की जीआई स्टिमुलेट होगी तो इसके नाम के अंदर ही आई है, मींस कि ये इनहिबिटरी होती है, तो ये आप लोगों का साइक्लिक एमपी को कम करवा देती होती है। जब भी जीक्यू स्टिमुलेट होगी तो ये आप लोगों का जो इनोजिटोल ट्राइफॉस्फेट है उसको इंक्रीज करवा रही होती है। तो चलें जी, हमने क्या पढ़ा, हमने कहा था कि हमारे पास कोई भी अगर मैसेज आता है तो वो डायरेक्ट अंदर नहीं आता, सबसे पहले वो अपने जो रिसेप्टर्स है उसके ऊपर आके होता है। तो ये वाले जो रिसेप्टर्स हैं इनको हम जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स कहते होते हैं। तो ये वाली जो जी प्रोटीन्स हैं देन ये आगे स्टिमुलेट करती हैं सेकंड मैसेंजर को, और देन वो जो सेकंड मैसेंजर है वो अंदर मैसेज लेके जा रहे होते हैं। देन हमने कहा था कि हमारे पास ये वाले जो सेकंड मैसेंजर्स होते हैं इनकी भी आगे दो टाइप्स होती हैं, एक को हम साइक्लिक एएमपी कहते होते हैं, एक को हम इनोजिटोल ट्राइफॉस्फेट कहते होते हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि ये जो आप लोगों के जो सेकंड मैसेंजर्स बन रहे होते हैं इसमें भी आगे डिफरेंट पाथवेज हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों की ये वाली जो जी प्रोटीन होती है ये भी तीन तरह की होती है, एक को हम जीएस, दूसरी को जीआई, तीसरी को हम जीक्यू कहते होते हैं। अगर जीएस स्टिमुलेट होगी तो आप लोगों का साइक्लिक एएमपी ज्यादा बनेगा, अगर जीआई स्टिमुलेट होगी तो आप लोगों का साइक्लिक एएमपी कम बनेगा, अगर जीक्यू स्टिमुलेट होगी तो उस केस में आप लोगों का जो इनोजिटोल ट्राइफॉस्फेट है वो ज्यादा बनता होता है, और देन ये जो है वो आगे अपना मैसेज दे रहे होते हैं, और इस तरह करके आगे आप लोगों का जो सारा काम है वो हो रहा होता है। चलें जी, यहां तक जो हमें समझ है वो लग चुकी है। अब थोड़ी सी मजीद बात करना चाहेंगे। देखें, जब भी आप लोगों का जीएस प्रोटीन जो है वो स्टिमुलेट हो रही होती है, इट मींस के सेल के अंदर जो सेकंड मैसेंजर है ना साइक्लिक एएमपी, उसका लेवल बढ़ रहा होता है। तो जब भी सेल के अंदर आप लोगों के कार्डियक सेल, हार्ट के सेल के अंदर ये बात कर रहा हूं, ये ना ये चीजें आप लोग लिखना ना, आप ना स्क्रीनशॉट लेते जाना, बाद में लिख लेना, फिलहाल आप लोगों ने समझ लेना है। ठीक है, कि जब भी आपका जीएस प्रोटीन स्टिमुलेट हो रही है, साइक्लिक एएमपी का जो लेवल है
वो बढ़ रहा है। और जब भी साइक्लिक एएमपी का लेवल आप लोगों के हार्ट के सेल के अंदर बढ़ रहा है, जिसको हम कार्डियक सेल कहते होते हैं, जिसको हम कार्डियक मायोसाइट कहते होते हैं, तो उस केस में आप लोगों का जो कार्डियक मायोसाइट है, मींस के हार्ट का जो मसल सेल है, वो स्टिमुलेट हो जाता होता है। ठीक है, तो जब भी आप लोगों का कार्डियक मायोसाइट जो है वो स्टिमुलेट होता है, इट मींस कि आप लोगों का हार्ट के जो मसल का सेल है वो स्टिमुलेट हो रहा है। इट मींस कि वो क्या है कि वो हार्ट को ज्यादा तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करवाता होता है, वो ज्यादा फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करवाता होता है। इट मींस कि कोई भी ऐसा लाइगेंड, ठीक है, कोई भी ऐसा लाइगेंड जो क्या कि जीएस को स्टिमुलेट करता होता है, वो क्या करवाता है, वो आप लोगों की हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको इंक्रीज करवा देता होता है। इट मींस ऑल दोज ड्रग्स जो कि हार्ट के अंदर जो जीएस प्रोटीन होती है उसको स्टिमुलेट करवाती होती हैं, वो आप लोगों की हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको इंक्रीज करवा देती हैं। तो अब ये आप लोगों का कौन सा रिसेप्टर इसके साथ एसोसिएटेड होता है जीएस प्रोटीन के साथ, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि हार्ट के अंदर जो बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं जीएस प्रोटीन के साथ। तो हमने कल ही तो पढ़ा है, देखिए हमने कल पढ़ा था ना कि आप लोगों के जब भी बीटा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं हार्ट के अंदर, तो वो हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करवा देती होती हैं। तो आज आई होप आप लोगों को समझ लग गई होगी कि जब ये बीटा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं तो आप लोगों की जीएस प्रोटीन स्टिमुलेट होती है, जिसकी वजह से हार्ट के सेल के अंदर साइक्लिक एएमपी का लेवल ज्यादा बढ़ जाता होता है, जिसकी वजह से आगे आप लोगों की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो बढ़ रही होती है। ठीक है, तो आज उस चीज की आप लोगों को कि जब बीटा 1 स्टिमुलेट होंगे, जीएस प्रोटीन स्टिमुलेट होगी, साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ेगा, हार्ट के मायोसाइट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो बढ़ जाती होती है। चलें, ये हमने बात कर ली बीटा 1 रिसेप्टर्स की, जब बीटा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट हो रहे हैं, जीएस स्टिमुलेट हो रही है और ये सारा काम हो रहा है। देन हम बात करते हैं बीटा 2 रिसेप्टर्स की। अब देखिए आप लोगों के जो बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं इनका थोड़ा सा जो सीन है वो अलग है। अब फॉर एग्जांपल क्या होता है कि कोई चीज जो है वो आके बीटा 2 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती है। तो कल हमने पढ़ा था ना कि बीटा 2 रिसेप्टर्स मेनली कहां पे होते हैं, मेनली हमने कहा था कि लंग्स के अंदर होते हैं, और जब भी आप लोगों का मतलब कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती है ना, तो वो आप लोगों के जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, मींस के जो सांस की नालियां होती हैं उसको डायलेट करवा देती हैं, ताकि इमरजेंसी वाली सिचुएशन के अंदर आप लोगों के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा से ज्यादा जाए। खैर, तो हमने बात कर रहे हैं बीटा 2 रिसेप्टर्स की, जो कि मेनली कहां पे होंगे, आप लोगों के लंग्स के अंदर होते हैं। तो अब क्या हुआ, बीटा 2 रिसेप्टर्स जो हैं वो स्टिमुलेट हो गए। बीटा 2 रिसेप्टर्स जब भी स्टिमुलेट होंगे तो वो क्या करेंगे कि वो आप लोगों का वही सेम काम करेंगे, वो भी जीएस प्रोटीन्स को जाके स्टिमुलेट करेंगे। और जब भी आप लोगों की जीएस प्रोटीन स्टिमुलेट होती है तो वही आप लोगों का सेम काम होगा कि जो साइक्लिक एएमपी का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन क्या हो रहा था कि इन केस ऑफ मायोसाइट्स, हार्ट सेल्स के अंदर ये जो साइक्लिक एएमपी है वो सेल्स को जाके मैसेज दे रहा था कि तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। लेकिन जब ये जाता है ब्रोंक्यूल्स के अंदर, ठीक है, जब ये कहां पे जा रहा है, आप लोगों के ब्रोंक्यूल्स के अंदर जा रहा है, या फॉर एग्जांपल आप लोगों के जो वेस्कुलर स्मूथ मसल्स हैं वहां पे जा रहा है, तो उस केस में उनको ये जाके मैसेज दे देता था कि तुम लोग रिलैक्स हो जाओ। तो इधर मैं लिख देता हूं कि वेस्कुलर स्मूथ मसल्स। आई नो ये थोड़ा सा चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, बट हम इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं। हमने जो बात की है, हमने क्या कहा कि हमारे पास जो जीएस प्रोटीन होती है वो साइक्लिक एएमपी के लेवल को इंक्रीज करवाती होती है, ठीक हो गया। अब ये जो साइक्लिक एएमपी है ये आप लोगों का सेकंड मैसेंजर होता है। अब साइक्लिक एएमपी अगर तो हार्ट के सेल के अंदर ज्यादा बढ़ रहा है तो ये हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवा देता है, लेकिन अगर यही वाला साइक्लिक एएमपी अगर वेसल्स के स्मूथ मसल्स के अंदर ज्यादा बढ़ रहा है तो ये उनको रिलैक्स करवा देता होता है। तो इधर मैं लिख देता हूं कि रिलैक्स करवा रहा है। ठीक है, तो इस चीज का आप लोगों को पता होना चाहिए। सिंपल, आपको क्या पता चल गया कि कोई भी ऐसी चीज जो कि हार्ट के मसल्स के अंदर साइक्लिक एएमपी को बढ़ा रही है वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करवा देगी, जबकि कोई भी ऐसी चीज जो कि वेसल्स के स्मूथ मसल्स के अंदर साइक्लिक एएमपी के लेवल को बढ़ा रही है वो आप लोगों के वेसल्स को रिलैक्स करवा देती होती है। और इसमें रिसेप्टर्स कौन से इन्वॉल्व हैं, हार्ट के अंदर आप लोगों के बीटा 1 रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि वेसल्स के अंदर आप लोगों के जो बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ये चीज हमने कल भी पढ़ चुके हैं कि जो बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं वो जब स्टिमुलेट होते हैं तो वो आप लोगों की जो वेसल्स होती हैं उनको डायलेट करवा देती होती हैं। तो आज हमने उस चीज को समझ भी लिया है कि बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, वो जीएस प्रोटीन को स्टिमुलेट करेंगे, जिसकी वजह से आप लोगों का साइक्लिक एएमपी का लेवल इंक्रीज हो जाता होता है, जिसकी वजह से वेसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे और आप लोगों की जो वेसल्स हैं वो डायलेट कर जाएंगी, जिसका हम वेसोडाइलेशन कहते होते हैं। चलें जी, इस चीज की हमें जो है वो समझ किसी हद तक थोड़ी बहुत जो है वो लग चुकी है। देन हम मजीद बात करते हैं। आगे हमारे पास आ जाती है जी आई सब टाइप, जो कि जिसको हम जी इनहिबिटरी कहते होते हैं। तो ये क्या कर रही थी, ये इनहिबिट कर रही थी आप लोगों एडिनालाइल साइक्लेज को, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि आप लोगों का जो साइक्लिक ईएमपी का लेवल है वो कम हो रहा था। तो अभी तो हमने पढ़ा कि जब भी हार्ट के सेल के अंदर जो साइक्लिक ईएमपी का लेवल है वो बढ़ता है तो हार्ट के जो सेल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इसका बिल्कुल उलट कर लें कि जब भी हार्ट के अंदर आप लोगों का साइक्लिक ईएमपी का लेवल कम होगा तो उस केस में आप लोगों के जो हार्ट के मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो क्या कर जाते होते हैं, वो जनाब
रिलैक्स कर जाती होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ऐसी ड्रग जो कि आके जी इनहिबिटरी जो आप लोगों के रिसेप्टर्स होते हैं वो इनको स्टिमुलेट करेगी, तो वो आप लोगों के सेल्स के अंदर कार्डियक मायोसाइट्स के अंदर साइक्लिक ईएमपी के लेवल को कम कर देती होती है। तो जब आप लोगों का साइक्लिक ईएमपी का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, तो उस केस में आप लोगों के जो हार्ट के मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते होते। हार्ट के मसल्स कब कॉन्ट्रैक्ट करते होते हैं? ये उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जब इनके अंदर जो साइक्लिक ईएमपी का लेवल जो है वो ज्यादा होता है। खैर इधर मैं लिख देता हूं कि आप लोगों के जो हार्ट के मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते होते हैं, बिकॉज आप लोगों का साइक्लिक ईएमपी जो है वो कम हो रहा होता है। तो इसमें कौन से रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं? तो इधर आप मैं चलो लिख देता हूं, आई नो बहुत ज्यादा गंद हो गया। तो खैर आप लोगों के जो M2 रिसेप्टर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो जब भी आप लोगों के जो M2 रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट होंगे, वो जीआई प्रोटीन को स्टिमुलेट करेंगे। तो जब भी आप लोगों की जो जीआई प्रोटीन है वो स्टिमुलेट होगी, साइक्लिक ईएमपी का लेवल कम, साइक्लिक ईएमपी का लेवल कम, तो उस केस में आप लोगों के जो हार्ट के मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते होते हैं। तो ये सारा सीन जो है वो हो रहा होता है। देन हम आगे मजीद बात करते हैं। अगले आगे हमारे पास आ जाती है जनाब जी क्यू सब टाइप। अब जो जी क्यू सब टाइप थी वो क्या कर रही थी? वो इनोजिटोल ट्राइफॉस्फेट को इंक्रीज करवा रही होती है। अब क्या होगा कि जब भी जो जी क्यू है वो एक्टिवेट होता था तो आप लोगों के इनोजिटोल ट्राइफॉस्फेट को इंक्रीज करवा देता था। अब इसके डिफरेंट रिस्पॉन्सेज हैं। आप लोगों के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर इसके डिफरेंट है। उसके बाद आप लोगों का जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके अंदर डिफरेंट है। अगर फॉर एग्जांपल इधर मैं लिख दूं तो एक मैं लिख देता हूं कि आप लोगों का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसके बाद दूसरा मैं लिख देता हूं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो अगर तो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तो वो जो मैसेज भेज रहा होता है वो थ्रू अल्फा 1 रिसेप्टर्स भेज रहा होता है। और जब आप लोगों के ये जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट होंगे तो वो क्या करते होते हैं? वो आप लोगों की ये वाली जो जी क्यू प्रोटीन है वो उसको स्टिमुलेट कर देंगे। तो जब आप लोगों की जी क्यू प्रोटीन स्टिमुलेट होगी तो सेल्स के अंदर आइनोजिटोल ट्राइफॉस्फेट का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता होता है। तो जब भी इनोजिटोल ट्राइफॉस्फेट का लेवल इंक्रीज होगा तो आप लोगों के जो स्मूथ मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते होते हैं। तो इसके बारे में सिंपल आपने ये याद रख लेना है कि जब भी सेल के अंदर इनोजिटोल ट्राइफॉस्फेट का लेवल इंक्रीज होगा तो आपके सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इट मींस कि जब आप लोगों का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वो अल्फा 1 रिसेप्टर्स को मैसेज भेजता है। अल्फा 1 रिसेप्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं? वो आप लोगों की जो जी क्यू प्रोटीन है उसको स्टिमुलेट करते हैं। जब आप लोगों की जी क्यू प्रोटीन स्टिमुलेट होती है तो आपका जो इनोजिटोल ट्राइफॉस्फेट है उसका लेवल बढ़ जाता होता है। तो जब भी इनोजिटोल ट्राइफॉस्फेट का लेवल बढ़ता होता है तो आप लोगों के जो वेस्कुलर स्मूथ मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती होती है। तो सर्जिकल ही तो हमने पढ़ा था कि जब भी जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट होंगे तो वो क्या करवा देते होते हैं? वो आप लोगों की जो वेसल्स हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देते होते हैं। तो आज हमने उस चीज को समझ भी लिया, ठीक है, कि क्या होगा? आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट होगा। वो क्या करेगा? वो अल्फा 1 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा। अल्फा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे तो वो जो मैसेज भेजेंगे वो थ्रू जी क्यू प्रोटीन भेजेंगे। तो जब भी जी क्यू प्रोटीन स्टिमुलेट होती है तो वो इंक्रीज करवा देती है इनोजिटोल ट्राइफॉस्फेट के लेवल को। तो जब इनोजिटोल ट्राइफॉस्फेट का लेवल जो सेल्स के अंदर इंक्रीज होता है वेस्कुलर स्मूथ मसल के सेल्स के अंदर, तो आप लोगों की जो स्मूथ मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से जो वेसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती होती हैं। तो आप लोगों की जो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन है वो हो जाती होती है। तो चलें जी, हमने इस चीज को भी समझ लिया। इट मीन सिंपली हमें क्या पता चल गया कि कोई भी ऐसा ड्रग जो कि अल्फा 1 रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करेगी तो वो आप लोगों के जो वेस्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं उधर इनोजिटोल ट्राइफॉस्फेट का लेवल इंक्रीज करवा के आप लोगों की जो वेसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करवा देती होती है। इस चीज की भी हमें समझ लगी। देन हम बात करते हैं आप लोगों के जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की। तो देखिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम फॉर एग्जांपल मैसेज भेज रहा है जी क्यू प्रोटीन को, ठीक है। तो वो बेसिकली जो मैसेज भेज रहा है वो थ्रू M3 रिसेप्टर्स भेज रहा है। तो थ्रू M3 रिसेप्टर्स उसने मैसेज भेज दिया, जो जी क्यू प्रोटीन है उसको मैसेज भेज दिया। तो अब क्या होगा कि आप लोगों की वही इधर भी काम बिल्कुल सेम होगा, इधर भी वही कॉन्स्ट्रिक्शन ही हो रही होगी, ठीक है। देखिए मैंने आपका सिंपल कंसेप्ट बना दिया है कि जब भी इनोजिटोल ट्राइफॉस्फेट का लेवल सेल्स के अंदर इंक्रीज होगा तो आपके जो स्मूथ मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। अब स्मूथ मसल्स कहां पे होते हैं? वेसल्स के अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी। लेकिन वेसल्स के अंदर जो स्मूथ मसल्स थे वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे वो मेनली उस केस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे जब आप लोगों के जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो रहे थे। जबकि आप लोगों के ये वाले जो M3 रिसेप्टर्स है ना वो मेनली होते हैं ब्रोंक्यूल्स के अंदर। वो मेनली कहां पे होते हैं जनाब? ब्रोंक्यूल्स के अंदर। ब्रोंक्यूल्स हम किसको कहते होते हैं? आप लोगों की जो सांस की नालियां उनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते होते हैं। अब क्या हुआ कि इधर के जो M3 रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो गए। जब M3 रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए तो उन्होंने मैसेज भेजा GQ को, ठीक है। जब आप लोगों का मैसेज आया GQ को तो उस केस में आप लोगों का जो इनोजिटोल ट्राइफॉस्फेट का लेवल है वो इंक्रीज हो गया। जब इनोजिटोल ट्राइफॉस्फेट, इट मींस के इधर जो ब्रोंक्यूल्स के स्मूथ मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। तो जब ब्रोंक्यूल्स के स्मूथ मसल्स, इट मींस के सांस की नालियां जो हैं वो तंग
तंग हो जाएंगी, इट मींस कि आप लोगों की जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन है वो हो जाती होती है। तो कल हमने बात की थी कि हमारे पास जब भी आप लोगों की ये जो दूसरा M3 रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं, तो उस केस में आप लोगों की जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन है वो हो जाती होती है। आई थिंक हमने कल बल्कि अभी हम इस चीज के बारे में पढ़ लेते हैं। फिलहाल आप जस्ट ये समझ लो कि जब भी आप लोगों के M3 रिसेप्टर्स जो हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, तो उस केस में आप लोगों की जो ब्रोंक्यूल्स के जो साइडों पे स्मूथ मसल्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो आप लोगों की जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन है वो हो जाती होती है। तो इस तरह करके आप लोगों का ये वाला जो सारा काम है हो रहा होता है। उसके बाद अभी हम पढ़ते हैं कि आप लोगों का जो डेट्रोसर मसल था, हाँ कल हमने पढ़ा था ना कि आप लोगों का डेट्रोसर मसल जो था वो जब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, ये देखिए डेट्रोसर मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने में भी जो रिसेप्टर्स इन्वॉल्व थे वो M3 रिसेप्टर्स इन्वॉल्व थे। इट मींस क्या M3 रिसेप्टर्स जो हैं वो एक्टिवेट होंगे, आप लोगों का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होगा, वो मैसेज देगा M3 रिसेप्टर्स को। जब भी M3 रिसेप्टर जो हैं वो एक्टिवेट होंगे वो मैसेज देंगे GQ प्रोटीन को। GQ प्रोटीन जो है वो इधर इनोजिटोल ट्राइफॉस्फेट का लेवल इंक्रीज करवा देगी। जब भी इनोजिटोल ट्राइफॉस्फेट का लेवल इंक्रीज होता है तो इधर के जो स्मूथ मसल्स हैं, डेट्रोसर मसल जो होता है वो आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इधर से जो यूरिन है वो निकल जाता है। हमने कहा था ना कि जो यूरिनेशन का अमल होता है उसमें आप लोगों का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, जिसमें आप लोगों का जो ब्लैडर का मेन मसल होता है जिसको हम डेट्रोसर मसल कहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करता होता है, और इसके कॉन्ट्रैक्ट करवाने में जो रिसेप्टर इन्वॉल्व था वो M3 रिसेप्टर था। खैर, तो आज हमने उस चीज को समझ भी लिया कि कैसे M3 जो रिसेप्टर है वो आप लोगों के मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा होता है, तो वो हमें पता चल गया वो थ्रू GQ प्रोटीन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा होता है। उसके बाद एक और कंसेप्ट है कि आप लोगों का अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा ना तो उस केस में जो प्यूपल है वो डायलेट हो जाता होता है, और जब आप लोगों का जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है ना उस केस में आप लोगों का जो प्यूपल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता होता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होगा, अभी मैं आप लोगों को अंडरलाइन करवाता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली इसके पीछे कंसेप्ट क्या है देखें। जब आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उस वक्त एक्टिवेट होता है जब आप लोगों की कोई इमरजेंसी की सिचुएशन हो ना, तो उस केस में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो जब आप लोगों की इमरजेंसी की सिचुएशन है और आपने भागना है तो उस केस में आप लोगों को जो है वो ज्यादा से ज्यादा लाइट चाहिए होगी। ठीक है, तो उस केस में आप लोगों का जो प्यूपल है वो डायलेट कर जाएगा ताकि आप लोगों की आंखों के अंदर ज्यादा से ज्यादा लाइट जाए और आप लोग जो है वो भाग सको। इट मीन जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा आपका प्यूपल जो है वो डायलेटेड होगा, और जब भी आप लोगों का जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा तो उस केस में आप लोग रेस्ट एंड डाइजेस्ट की सिचुएशन होती है। तो जब आप लोग रेस्ट कर रहे होते हो आपको ज्यादा रोशनी की जरूरत नहीं होती, तो उस केस में आप लोगों का जो प्यूपल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता होता है। तो ये सीन हो रहा था। तो जो प्यूपल का कॉन्स्ट्रिक्ट करना होता है उसमें भी आप लोगों की जो प्रोटीन इन्वॉल्व है, जो रिसेप्टर्स इन्वॉल्व है, वो बेसिकली आप लोगों का GQ ही होता है। तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो कैसे प्यूपल को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा रहा है थ्रू GQ प्रोटीन जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करवा रहा होता है। तो इस तरह करके आप लोगों का जो सारा सीन है वो होता है। आई नो बहुत ज्यादा सारी चीजें होगी हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा जो है वो रिवाइज करवा देता हूँ, देन आप लोगों को बुक से अंडर लाइन करवाता हूँ, तो आप लोगों की थर्ड रिवीजन हो जाएगी इसके अंदर। मैं इसको याद करवा के भेजूंगा। खैर, तो हमने क्या बात की, हमने कहा था कि हमारे पास ये वाली जो जी प्रोटीन्स हैं इसके आगे जो है वो डिफरेंट सब टाइप्स थी। एक GQ थी, उसके बाद GS थी, उसके बाद GI थी। देन हमने कहा था कि जब भी GS जो है वो स्टिमुलेट होती थी तो उस केस में आप लोगों का साइक्लिक एमपी का लेवल बढ़ता था। जब भी साइक्लिक एमपी का लेवल दिल के मसल्स के अंदर बढ़ता था तो दिल के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते होते थे, और जब भी आप लोगों के दिल के मसल्स के अंदर साइक्लिक एमपी का लेवल कम होता था तो आप लोगों के जो दिल के मसल्स हैं वो रिलैक्स कर जाते होते थे। देन हमने कहा था कि जब भी वेसल्स के अंदर आप लोगों के स्मूथ मसल्स के अंदर इनोजिटोल ट्राइफॉस्फेट का लेवल बढ़ता होता था तो आप लोगों की वेसल्स जो हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती थी। या आप लोगों के जो फॉर एग्जांपल ब्रोंक्यूल्स के जो स्मूथ मसल्स हैं अगर उनके अंदर इनोजिटोल ट्राइफॉस्फेट का लेवल बढ़ता होता था तो उसके उसमें आप लोगों के जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते होते थे। ठीक है, तो इस तरह करके ये वाली जो सारी चीजें हैं वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस सारी चीज को जरा बुक से रीड देते हैं, बिकॉज मुझसे गलती हुई है, मैं इसको नोट के ऊपर मुझे ये जो सारी चीजें वो लिखनी चाहिए थी ताकि आपके लिए बाद में अवेलेबल होती। खैर, हम क्या करते हैं, अब हम इसी चीज को जरा बुक से पढ़ते हैं। तो अभी थी जी प्रोटीन लिंक्ड सेकंड मैसेंजर्स की, तो इसमें हमने देखा कि आप लोगों के पास जो रिसेप्टर्स की डिफरेंट टाइप्स होते हैं, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, कोलिनर्जिक होते हैं, डोपामिनर्जिक होते हैं, हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, उसके बाद वेसोप्रेसिव रिसेप्टर्स जो हैं वो होते हैं। अभी हम जो बात करना चाहेंगे वो जरा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स की बात करना चाहेंगे। देखिए, जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स जिनके ऊपर आके आप लोगों का जो नोरेपिनेफ्रिन है वो लगता है तो उनको हम एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स कहते होते हैं। अब इनकी आगे दो टाइप्स हमने पढ़ी थी, एक को हम अल्फा रिसेप्टर्स कहते हैं, दूसरे को हम बीटा रिसेप्टर्स कहते होते हैं। अब जो अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं इनके आगे दो सब टाइप्स होती हैं, एक को हमने अल्फा 1 कह दिया, दूसरे को अल्फा 2 कह दिया। उसके बाद जो बीटा होते हैं इनकी बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। इट मींस कि ये इस तरह करके आप लोगों की जो डिफरेंट सब टाइप्स हैं वो आ जाती होती हैं। कल हमने अभी हमने जो बात की है वो ये है कि अल्फा 1 रिसेप्टर्स जो हैं वो मेनली जिस जी प्रोटीन को यूज कर रहे होते हैं, जिस जी सब टाइप को यूज कर रहे होते हैं उसको हम GQ कहते होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के अल्फा 1 जो है वो जब भी स्टिमुलेट होंगे तो वो कौन से पाथवे को यूज कर रहे होते हैं, वो आप लोगों की GQ प्रोटीन को यूज कर रहे होते हैं। तो आप लोगों को पता है जब भी GQ प्रोटीन स्टिमुलेट होगी तो आप लोगों का इनोजिटोल ट्राइफॉस्फेट जो है वो इंक्रीज होगा। तो जब भी इनोजिटोल ट्राइफॉस्फेट इंक्रीज होगा तो उस केस में आप लोगों की जो स्मूथ मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते होते हैं। ये हमारा कंसेप्ट बन चुका है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि अगर
फॉर एग्जांपल उसने इधर बनाया हुआ है, तो ये आप देखें होता क्या है कि आप लोगों का लाइगेंड जो है वो आके लगेगा, और ये देखेंगे उसने अल्फा वन रिसेप्टर्स बनाए हुए हैं, और जब अल्फा वन रिसेप्टर्स के ऊपर आके आप लोगों का जो लाइगेंड है वो लगेगा, तो ये बेसिकली अटैच होते हैं इधर जी क्यू प्रोटीन के साथ। तो आप लोगों की जो जी क्यू प्रोटीन है वो स्टिमुलेट हो जाएगी। ये वाली जो जी क्यू प्रोटीन है वो फास्फोलाइपेज सी को स्टिमुलेट करती है। तो फास्फोलाइपेज सी क्या करेगा कि आप लोगों का जो PIP2 होता है इसको कन्वर्ट कर देता है IP3 के अंदर, इनोजिटोल ट्राइफॉस्फेट के अंदर। साथ में डाइएसाइल ग्लिसरॉल भी बन रहा है, लेकिन हमारे काम का जो है वो इनोजिटोल ट्राइफॉस्फेट है। देन ये वाला जो इनोजिटोल ट्राइफॉस्फेट है वो क्या करता है कि आप लोगों का जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप लोगों की सेल की वो ऑर्गेनेली होती है जिसका काम होता है कैल्शियम को स्टोर करके रखना। तो इनोजिटोल ट्राइफॉस्फेट क्या करता है कि इधर से जो कैल्शियम है उसको रिलीज करवा देता है ताकि कैल्शियम जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाए। तो एक सिंपल कंसेप्ट आपने याद रख लेना है कि जब भी स्मूथ मसल के अंदर कैल्शियम जो है वो इंक्रीज होगा तो स्मूथ मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते होते हैं। तो ये देखें कैल्शियम इंक्रीज हो गया तो आप लोगों के जो स्मूथ मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ लग गई होगी कि कैसे जो जी के ऊपर प्रोटीन है वो आप लोगों के स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा रही होती है बाय इंक्रीजिंग कैल्शियम। तो इस तरह करके काम हो रहा है। खैर क्या हुआ कि आप लोगों का जो मैसेज आया और वो आके लगा अल्फा वन रिसेप्टर्स के ऊपर, अल्फा वन रिसेप्टर्स ने मैसेज दिया जी क्यू प्रोटीन को, और इसकी वजह से आप लोगों के जो स्मूथ मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते होते हैं, चाहे वो वेसल के स्मूथ मसल्स हो, चाहे वो प्यूपल के स्मूथ मसल्स हो, ठीक है, चाहे वो इंटेस्टाइन के स्मूथ मसल्स हो, चाहे ब्लैडर के स्फिंक्टर के स्मूथ मसल्स हो, वो सारे क्या कर जाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते होते हैं। अब इसमें जो आई का मेनली मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो प्यूपल डायलेटर डायलेटर मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ये बेसिकली प्यूपल को डायलेट करवा रहा है। ठीक है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि प्यूपल जो डायलेट कर रहा है उसमें कौन सा दूसरा आप लोगों के रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अल्फा वन रिसेप्टर जो हैं वो जब भी स्टिमुलेट होंगे तो वो प्यूपल को डायलेट करवा रहे होते हैं, और इसको हम मिडरियासिस कहते होते हैं। चलें जी, इस चीज की हमें समझ लगी। देन आगे अल्फा टू रिसेप्टर्स। तो ये जो अल्फा टू रिसेप्टर्स हैं ये बेसिकली जो जी आई प्रोटीन है उसके थ्रू एक्ट कर रहे होते हैं। तो आप लोगों को पता है कि जी आई प्रोटीन जो है वो क्या करती होती है, वो सेल के अंदर साइक्लिक एमपी का जो लेवल है वो कम कर देती होती है। ठीक है, तो जब साइक्लिक एमपी का लेवल जो है वो कम होगा सेल्स के अंदर, पैंक्रियाज के सेल्स के अंदर, तो उस केस में आप लोगों का जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन को रिलीज करना बंद कर देता है। देखिए कल मैंने सिंपल आप लोगों का अल्फा टू रिसेप्टर्स का ना सिंपल कंसेप्ट बना दिया था कि ये हर चीज को इनहिबिट कर देते हैं, चाहे इंसुलिन का रिलीज हो, चाहे लिपिड्स का टूटना हो, ठीक है, चाहे एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन हो। एक्वस ह्यूमर की इन डिटेल बात मैं इंशाल्लाह ओप्था के अंदर पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक्वस ह्यूमर क्या होता है, आप लोगों के एंटीरियर चैम्बर के अंदर जो आंख के एंटीरियर चैम्बर जो है उसके अंदर फ्लूइड होता है, तो उसको हम एक्वस ह्यूमर कहते होते हैं। खैर कि आप लोगों को सिंपल पता चल गया कि जब भी अल्फा टू रिसेप्टर्स जो हैं वो स्टिमुलेट होंगे तो वो हर चीज को इनहिबिट कर देते होते हैं सिवाय प्लेटलेट की एग्रीगेशन। तो बेसिकली प्लेटलेट की एग्रीगेशन जो है वो बढ़ रही होती है, बाकी जो सारी चीजें हैं वो इनहिबिट हो रही होती हैं, और ये वाला जो सारा काम है थ्रू जी आई प्रोटीन जो है वो हो रहा होता है। देन हमारे पास आते हैं बीटा रिसेप्टर्स। तो बीटा रिसेप्टर्स की बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आल जो बीटा रिसेप्टर्स हैं वो जीएस प्रोटीन को यूज कर रहे होते हैं, और जब भी जीएस प्रोटीन स्टिमुलेट होती है तो आप लोगों को पता है कि वो साइक्लिक एमपी का जो लेवल है उसको इंक्रीज करवा देती होती है। तो अभी तो हमने पढ़ा कि आप लोगों के बीटा वन रिसेप्टर्स क्या करेंगे, जब जीएस प्रोटीन को स्टिमुलेट करवाते हैं तो वो हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्टिलिटी वगैरह उस हर चीज को जो है वो स्टिमुलेट करवा देते हैं। देन हमने कहा कि बीटा टू रिसेप्टर्स जब भी स्टिमुलेट होंगे वो जीएस प्रोटीन को स्टिमुलेट करवाते हैं, और आप लोगों का जो साइक्लिक एमपी का लेवल है उसको इंक्रीज करवा देते हैं। तो हमने कहा था कि जब भी साइक्लिक एमपी का लेवल जो है वो वेसल्स के स्मूथ मसल्स के अंदर बढ़ेगा तो उस केस में आप लोगों की जो वेसल्स हैं वो डायलेट कर जाती हैं, आप लोगों के जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो डायलेट कर जाते हैं, उसके बाद लिपोलाइसिस बढ़ जाती होती है, इंसुलिन का रिलीज बढ़ जाता है, ग्लाइकोजन का टूटना जो है वो बढ़ जाता है। उसके बाद आप लोगों का जो यूट्रस का मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते तो डिक्रीज हो जाती है यूट्राइन की यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन, और उसके बाद आप लोगों की जो एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती होती है, और आप लोगों का जो पोटेशियम का अपटेक है वो बढ़ जाता होता है। देन आगे बात करते हैं, आगे हमारे पास आगे बीटा थ्री रिसेप्टर्स। बीटा थ्री रिसेप्टर्स भी वही जीएस प्रोटीन के थ्रू काम कर रहे हैं, साइक्लिक एमपी के लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है, और ये भी लिपिड्स को तोड़ रहे होते हैं, और उसके बाद थर्मो रेगुलेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, ब्लड रिलैक्सेशन के अंदर जो है ये इन्वॉल्व होते हैं। ये चीजें हम कल पढ़ चुके थे। इस आज जो हमारा काम है वो सिंपली इस बात के साथ है कि अगर फॉर एग्जांपल अल्फा वन कौन सी जी प्रोटीन के थ्रू एक्ट कर रहे हैं, अल्फा टू कौन सी के थ्रू एक्ट कर रहे हैं, और बीटा जो है वो कौन सी जी प्रोटीन के थ्रू एक्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरह करके आप लोगों के हमने एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स भी पढ़ लिया, और इनके आगे जो जी प्रोटीन की क्लास है उसको भी पढ़ लिया, और उनका जो मेजर फंक्शंस है वो भी हमने पढ़ लिए। देन हम बात करेंगे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स की। वो रिसेप्टर्स जिनके ऊपर आप लोगों का जो एसिटाइल कोलिन है वो आके लगता होता है, और इसमें जो मेन सब टाइप हमने बात करनी है वो एम रिसेप्टर्स की, मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स की बात करनी है। तो इसमें भी आप लोगों के पास M1 होते हैं, M2 होते हैं, M3 होते हैं। तो जब आप लोगों का एसिटाइल कोलिन आके लगता है M1 रिसेप्टर्स के ऊपर तो उस केस में वो स्टिमुलेट करता है GQ प्रोटीन को। तो आपको पता है जब भी GQ प्रोटीन स्टिमुलेट होती है तो आप लोगों का इनोजिटोल ट्राइफॉस्फेट जो है वो इंक्रीज हो जाता होता है, ठीक है। तो उस केस में आप लोगों का ये मेनली आप लोगों के जो कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं, मींस कि आप लोगों की जो इंटेलिजेंस के रिलेटेड फंक्शंस होते हैं उसमें इन्वॉल्व होता है, और साथ में आप लोगों का जो इंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है उसको स्टिमुलेट। इंटेरिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम जो आप लोगों का GIT को कंट्रोल कर रहा होता है, तो उसको हम इंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते होते हैं, तो वो उसको स्टिमुलेट कर रहा होता है। तो सिंपली हमें पता चल गया कि जब भी एसिटाइल कोलिन M1 रिसेप्टर्स के ऊपर आके लगेगा तो आप लोगों का जो इंटेरिक नर्वस सिस्टम है
वो स्टिमुलेट हो रहा होता है। देन आ गया कि M2 रिसेप्टर्स, जब M2 रिसेप्टर्स के ऊपर आके लगेगा, वो जो GI प्रोटीन है उसको स्टिमुलेट करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि GI क्या होती है, आप लोगों की इनहिबिटरी होती है, तो ये साइक्लिक एम्पटी को कम कर देती होती है। तो जब भी साइक्लिक एम्पटी आप लोगों के दूसरा हार्ट के मसल्स के अंदर कम होता है, तो हार्ट के मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाते होते हैं। तो इस केस में आप लोगों की हार्ट रेट और कॉन्ट्रेक्टिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती होती है। देन हमारे पास आ जाते हैं M3 रिसेप्टर, जो कि थ्रू GQ प्रोटीन एक्ट कर रहे होते हैं। और आप लोगों को पता है कि जब भी GQ प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट होगी, तो उस केस में आप लोगों का इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता होता है, और उस केस में आप लोगों के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते होते हैं। ठीक है, आप लोगों के जो स्मूथ मसल्स है, आप लोगों के एक्सोक्राइन ग्लैंड की सेक्रेशन बढ़ी होती है, गट जो है वो उसकी पेरिस्टालसिस, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, ब्रोंक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वेजोडाइलेशन हो रही होती है। उसके बाद आप लोगों का जो प्यूपल का स्फिंक्टर मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, जिसको हम मायोसिस कहते होते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों का जो सीवडी मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, और जिसकी वजह से अकोमोडेशन हो रही होती है। अकोमोडेशन बेसिकली ये भी होता है कि अंदर इन डिटेल पढ़ाऊंगा, इसका मतलब होता है कि अल्टरिंग लेंस शेप है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोग दूर देख रहे हो या नजदीक देख रहे हो, तो उसमें आप लोगों की जो लेंस की शेप है वो अल्टर हो रही होती है, तो उसको हम अकोमोडेशन कहते होते हैं। उसमें जो मसल इन्वॉल्व होता है वो सीलरी मसल इन्वॉल्व होता है, और इसमें आप लोगों के जो रिसेप्टर्स इन्वॉल्व है वो M3 रिसेप्टर्स इन्वॉल्व है, और इसमें आप लोगों की जो प्रोटीन इन्वॉल्व है वो आप लोगों की जो GQ प्रोटीन है वो इन्वॉल्व है। खैर आई के बारे में सिंपल आप लोगों को कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि जो आई की कॉन्ट्रैक्शन, प्यूपल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, उसमें अल्फा 1 रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और इसमें मेनली आप लोगों का जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इन्वॉल्व होता है, कि आप लोगों का जो प्यूपल की सॉरी प्यूपल की जो डायलेशन हो रही होती है उसमें आप लोगों के अल्फा 1 रिसेप्टर्स इन्वॉल्व है, और आप लोगों का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। उसके बाद आप लोगों की जो प्यूपल की कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही होती है, जिसको हम मायोसिस कहते होते हैं, उसमें मेनली आप लोगों के जो M3 रिसेप्टर्स हैं इन्वॉल्व होते हैं, और उसमें आप लोगों की जो प्रोटीन जी प्रोटीन है वो GQ प्रोटीन जो है वो इन्वॉल्व होती है। देन आप लोगों के पास आ जाते हैं डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स। तो जो डोपामिन की टाइप्स होती हैं वो भी आप लोगों के पास दो टाइप्स, डोपामिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं ये भी दो टाइप्स के होते हैं, और इस चीज को इन डिटेल हमने बात की है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर के। जो डोपामिन के D1 रिसेप्टर्स भी होते थे, D2 रिसेप्टर्स भी होते थे। ठीक है, और ये जो D2 रिसेप्टर्स थे वो मेनली आप लोगों का जो इनडायरेक्ट पाथवे ऑफ स्ट्राइएटम था उसके अंदर इन्वॉल्व थे, ये उसको इनहिबिट करते होते थे। ठीक है, जबकि आप लोगों का ये जो D1 रिसेप्टर थे वो मेनली आप लोगों का जो डायरेक्ट पाथवे होता था उसको स्टिमुलेट करते थे। ये चीज जिस बंदे ने सीएनएस नहीं पढ़ा उसको ये चीज समझ नहीं लगने वाली, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वाली। खैर फिलहाल आप लोगों को पता होना चाहिए कि D1 जो है वो डायरेक्ट पाथवे को स्टिमुलेट कर रहे हैं, उसके बाद जो D2 है वो इनडायरेक्ट पाथवे जो है उसको इनहिबिट कर रहे होते हैं। उसके बाद आप लोगों के ये जो D1 रिसेप्टर्स होते हैं ये मेनली GS प्रोटीन के थ्रू काम कर रहे होते हैं, और ये आप लोगों का जो वेसल्स जो किडनी की तरफ ब्लड फ्लो जो है उसको इंक्रीज करवा रहे होते हैं। जबकि जो D2 होते हैं वो बेसिकली GI प्रोटीन के थ्रू एक्ट कर रहे होते हैं, और वो आप लोगों का वही ट्रांसमीटर्स का रिलीज को उसके बाद ब्रेन के अंदर ये मेनली आप लोगों का जो इनडायरेक्ट पाथवे है उसको इनहिबिट करने के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। यार इसमें जो मेन हमारे याद रखने की चीज है वो ये है D1 रिसेप्टर जो है वो जब भी एक्टिवेट होंगे तो वो किडनी की तरफ जो ब्लड फ्लो है उसको इंक्रीज करवा रहे होते हैं। देन आगे आ जाते हैं, अगले हमारे पास होते हैं हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स। अब ये जो हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स की भी वैसे इन डिटेल बात जो है वो हमने की थी उधर हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम था ना उसके अंदर बात की थी। तो खैर हमारे पास जो हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स होते हैं इसकी भी दो टाइप्स होती हैं, एक को हम हिस्टामिनिक 1 और हिस्टामिनिक 2 रिसेप्टर्स जो हैं वो कहते होते हैं। हिस्टामिनिक 2 रिसेप्टर्स हमने पढ़े थे, हमारा जो GIT था उसके अंदर पढ़े थे कि जब भी ये स्टिमुलेट होंगे तो GS प्रोटीन स्टिमुलेट होगी, और GS प्रोटीन स्टिमुलेट होगी तो आप लोगों का गैस्ट्रिक एसिड की सेक्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इट मींस कि जब भी जो हिस्टामिन है वो आके लगता होता है H2 रिसेप्टर्स के ऊपर, तो उस केस में आप लोगों के स्टमक के अंदर जो एसिड की प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती होती है। देन हमारे पास होते हैं H1 रिसेप्टर्स। तो H1 रिसेप्टर्स GQ प्रोटीन के थ्रू एक्ट कर रहे होते हैं। तो जब भी ये आप लोगों के H1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं तो उस केस में आप लोगों की ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, बंदे को इचिंग होगी, प्रोराइटिस मींस की खारिश होती है। उसके बाद आप लोगों के एयरवेज के अंदर म्यूकस की प्रोडक्शन बढ़ जाती होती है, और उसके बाद आप लोगों की वेसल्स की परमिएबिलिटी वगैरह जो है वो इंक्रीज हो जाती होती है। अब ये वाली जो चीज है ना आप लोगों का हिस्टामिन का H1 रिसेप्टर्स के ऊपर आके लगना, ये बेसिकली आप लोगों के जो खारिश हो रही होती है ना, फॉर एग्जांपल जब आप लोगों को एलर्जी हो रही होती है तो ये सारी उस चीज को एक्सप्लेन कर रही है। देखिए जब आप लोगों को कोई एलर्जी होती है तो उस केस में बंदे को जब बहुत ज्यादा सीवियर एलर्जी हो जाती है ना, तो उस केस में आप लोगों के ब्लड के अंदर जो हिस्टामिन है ना वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जब ये जो हिस्टामिन है ये बहुत ज्यादा होता है तो ये जब जाके अपने H1 रिसेप्टर्स के ऊपर लगता है, फॉर एग्जांपल ये बंदे के लंग्स आ गए और इसके अंदर ये जो है वो ब्रोंक्यूल्स आ गए। ठीक है, ये ब्रोंक्यूल्स आ गए, तो यार जब वो क्या करेगा ब्रोंक्यूल्स के H1 रिसेप्टर्स के ऊपर जाके लगेगा ये वाला हिस्टामिन, तो इन ब्रोंक्यूल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देता है। तो जब ये ब्रोंक्यूल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं तो उस बंदे को सांस लेने के अंदर तंगी हो रही होती है। ठीक है, तो ये चीज बेसिकली उस चीज को एक्सप्लेन कर रही है कि जब बंदे को एलर्जी हो रही होती है तो उसके ब्रोंक्यूल्स क्यों कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इसमें बेसिकली आप लोगों का हिस्टामिन इन्वॉल्व होता है जो कि H1 रिसेप्टर्स के ऊपर जाके लग रहा होता है। इट मींस कि उस दौरान आप लोगों को ऐसी ड्रग्स देनी पड़ेंगी जो कि H1 ब्लॉकर हो, मींस कि हिस्टामिन के H1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रही हो।
ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने H2 ब्लॉकर दे दी तो उसका तो फायदा ही नहीं है, बिकॉज वो तो कैस्टिक एसिड की प्रोडक्शन को जो है वो कम करेंगी। ठीक है, तो इस केस में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, H1 ब्लॉकर देनी पड़ेगी, जो कि ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन भी खत्म हो जाएगी, उसकी जो खारिश हो रही होती है वो भी ठीक हो जाएगी, जो म्यूकस की प्रोडक्शन इसके अंदर ज्यादा हो रही होती है वो भी ठीक हो जाएगी, और उसके बाद आप लोगों की जो वेसल्स ज्यादा पोरस हो रही होती है, ज्यादा परमिएबल हो रही होती है, वो भी ठीक हो जाती होती है। तो ये सारी चीजें जो है वो आप लोग H1 ब्रोकर्स देके ठीक कर सकते होते हो। देन हमारे पास आ जाता है लास्ट वन, जो कि है वेजोप्रेसिन। वेजोप्रेसिन को हम ADH भी कहते होते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते होते हैं, और इसकी जो डिटेल्स हैं वो हमने पढ़ी है, हमारा जो रीनल वाला सेक्शन है उसके अंदर पढ़ी है। हमने कहा था कि ये जो ADH होता है इसके दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, एक को हम V1 रिसेप्टर्स कहते होते हैं, दूसरे को हम V2 रिसेप्टर्स कहते होते हैं। जब ये ADH जाके लगता होता है, और ये जो V1 रिसेप्टर्स हैं ये मेनली आप लोगों की वेसल्स के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो इधर होते हैं V1 रिसेप्टर्स। तो जब जो ADH है वो इन V1 रिसेप्टर्स के ऊपर आके लगता होता है, तो उस केस में आप लोगों का ये मेनली GQ प्रोटीन के थ्रू वेसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको वेजोप्रेसिन भी कहते होते हैं, बिकॉज एडीएच जो है वो वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा रहता है। देन जब ये V2 रिसेप्टर्स के ऊपर जाके लगता है, तो ये वाले जो V2 रिसेप्टर्स है ना, ये मेनली किडनीज के अंदर होते हैं। ठीक है, तो उधर ये क्या है कि वाटर की जो एब्जॉर्प्शन है उसको इंक्रीज करवा देता होता है, तो इसी वजह से हम इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते होते हैं, बिकॉज ये यूरिन को बहुत ज्यादा नहीं होने देता, डायूरेसिस नहीं होने देता, या आप लोगों के वाटर को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करवा देता होता है ब्लड के अंदर। तो यही काम होता है। खैर, हमने क्या बात की, हमने कहा वेजोप्रेसिन जिसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते होते हैं, ये जब B1 रिसेप्टर्स के ऊपर जाके लगेगा तो वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देगा। जब ये V2 रिसेप्टर्स के ऊपर जाके लगेगा तो थ्रू GS प्रोटीन जो है ये वाटर की एब्जॉर्प्शन को काफी ज्यादा इंक्रीज करवा रहा था। और उसके बाद ये चीज जो है ये हमने पढ़ी है हिमाटोलॉजी के अंदर कि ये वॉन विलीब्रेंट फैक्टर के रिलीज को भी इंक्रीज करवा रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह करके आप लोगों की ये वाली जो सारी जो जी प्रोटीन्स हैं वो एसोसिएटेड होती हैं आप लोगों के डिफरेंट रिसेप्टर्स के साथ। आई नो इसको इस तरह करके याद रखना जो है वो बड़ा मुश्किल है, तो इसके लिए हमारे पास निमोनिक है, उसका क्या कहते हैं जो BNB वाला ना उसका निमोनिक है। निमोनिक क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग इसको याद रखना चाहते हो कि जो है GQ, उसके आगे आप लोगों ने लिख लेना है कि ये मेनली जिन रिसेप्टर्स के साथ एसोसिएटेड है उसको हम कहेंगे हैव वन एम एंड एम। ठीक है, हैव वन, हैव वन एम एंड एम। ठीक है, जिस तरह आप देख सकते हैं H1 A1 V1 M1 और M3। ठीक है, तो इधर आप अगर फॉर एग्जांपल देखें तो H1, उसके बाद आप लोगों का दूसरा A1, A1, और उसके बाद आप लोगों का V1। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का M1, और उसके बाद M3। तो ये जो सारे हैं वो बेसिकली GQ प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड हैं। तो आपने इधर से याद रख लेना है कि हैव वन M एंड M। ठीक है, तो इधर से आपने याद रख लेना है कि जो GQ है वो इन सब के साथ है, हैव वन M एंड M के साथ एसोसिएटेड है GQ प्रोटीन। उसके बाद आ जाती है हमारे पास GI प्रोटीन। तो इसके बारे में आपने याद रख लेना है कि ये मैड 2 के साथ एसोसिएटेड है, मैड 2। ठीक है, मींस के M2। ठीक है, M से आ गया आप लोगों का M2 आ गया, M2 के साथ GI एसोसिएटेड है। उसके बाद आप लोगों का D से आ गया D2 के साथ, ये आप लोगों की GI एसोसिएटेड है। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों का जनाब और क्या है, A अल्फा 2 के साथ भी आप लोगों की जो GI है वो एसोसिएटेड है। तो आपने इसमें याद रख लेना है कि जो मैड 2 है उसके साथ आप लोगों की जो GI है वो एसोसिएटेड होती है, GI प्रोटीन। और उसके बाद लास्ट वन जो है वो हमारे पास है GS प्रोटीन। तो ये जो GS बाकी जो सारे बच गए उसमें आपने याद रख लेना है कि उनके साथ आप लोगों की जो GS प्रोटीन है वो एसोसिएटेड होती है। इसमें आप लोगों के वही सारे आ जाते हैं ना, β1 β2 D1 H2 V2, उन सब के साथ जो है वो GS प्रोटीन एसोसिएटेड होती है। तो इस तरह करके हमने क्या पढ़ लिया, हमने बेसिकली आप लोगों की जो जी प्रोटीन की डिफरेंट मैसेंजर्स, जी प्रोटीन की डिफरेंट सेकंड मैसेंजर्स के साथ लिंकेज, उसके बाद रिसेप्टर्स के साथ लिंकेज जो है वो सारी बातें जो है वो हमने कर ली हैं।